बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड ज़ोन के साथ मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे और इसकी तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रहे। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें? जी, बलूचिस्तान तरक्की और खुशहाली के अगले मराहिल में दाखिल हो रहा है। बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके में मोटरवे के M8 मनसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है। ये मनसूबा क्या है, कहाँ कहाँ सड़कें बनेंगी, किस किस इलाके को कितना कितना फ़ायदा होगा, सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। फिर गर्मी और लोड शेडिंग से सताए हुए कराची के अवाम मानसून की पहली बारिश से खुश तो हुए, और फिर उसके बाद उनके साथ क्या सलूक हुआ। इंतज़ामिया कितनी सूरत रफ्तारी के साथ उनके मसाइल हल करने के लिए मैदान अमल में मौजूद है, या बिल्कुल ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। जायज़ा लेंगे। फिर सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान तहरीक को बढ़ावा देते हुए कहा है कि पंजाब, भारतीय पंजाब, भारत का कभी था, न है, न होगा। और उन्होंने रेफरेंडम का आगाज़ कर दिया है और उसमें हिस्सा लेने के लिए बताया है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर भारत में रहने वाले सिखों को वो तहरीक क्या रंग लाएगी, कितनी कामयाब होगी या नाकाम होगी, सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान की तरफ। अभी आज जनाब जनरल आसिफ बाजवा साहब ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने बताया था उस वज़ीर मुआहदे के मामले में, सारे प्रोजेक्ट के मामले में, प्रोजेक्ट की डिटेल्स के मामले में और बलूचिस्तान की तरक्की के मामले में। क्या कहते हैं? अच्छा जनाबे वाला, ये जो प्रोजेक्ट है सी पैक का, इसके हवाले टाइम अगर है तो तफसील से बात कर तफसील लें। से बात करें, हम इस पूरे सेगमेंट में इस पे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी देखिए, एक तो चीन और पाकिस्तान के मरासम बहुत पुराने हैं जी, बिल्कुल सही है। और चीन जो है उसकी 14 मुल्कों से सरहदें मिलती हैं और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके साथ उसकी ना कभी कोई तलखी हुई, ना कभी कोई झगड़ा हुआ। दुरुस्त है। बाकी 13 के साथ कोई ना कोई कश्मकश, कहीं ना कहीं कोई झगड़ा, कोई लड़ाई ज़रूर हुई। जी हाँ। तो ये पहले दिन का प्यार है चीन और पाकिस्तान का और अभी तक बरकरार है और बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो चीनी खुद कहते हैं कि ये दोस्ती हिमालय से बुलंद है और समंदरों से गहरी और शहद से मीठी है। मीठी है, कोई शक नहीं। और वो बचपन में निसाब में पढ़ा देते हैं कि पाकिस्तान हमारा मोहसन है और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का तसव्वुर देते हैं। अब ये एक तो पाकिस्तान ने चीन को सबसे पहले तस्लीम किया, जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बात थी। अब आ जाइए ग्वादर की तरफ कि जो बना है तनाज़ा भी। तनाज़ा मैं इसलिए कहता हूँ कि ग्वादर हम चाहते हैं बने और पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो साजिशें करते रहते हैं। ग्वादर जो है ये 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने ख़रीदा ओमान से, और उसी साल 8 दिसंबर 1958 को अयूब ख़ान की हुकूमत ने सरकारी तौर पर ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। दुरुस्त है। उसके बाद ये हुआ कि शाहरा कारकुरम बनने लगी, ये शाहरा रेशम जिसको हम कहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है। तो उसमें 20 साल लगे पाकिस्तान और चीन को बनाते हुए। दुरुस्त है। चूँकि मुश्किल रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कोई 8 साढ़े 800 पाकिस्तानी और कोई 82 चीनी जो हैं उनकी जानें ज़ाया हुई इस सड़क को बनाने में। सही। यानी 1000 बंदे की कुर्बानी शामिल है। तो तब ये सड़क बनी। 20 साल 20 साल उस वक़्त। अच्छा, फिर भुट्टो साहब ने 63 में पाक चीन के हवाले से बड़ा काम किया, बड़े सरगर्म थे वो, शंघाई जाते थे और बड़े सड़कों पे हमारी बोर्ड पे लग गए कि चीन अपना यार है। वो जालब साहब की नज़म भी है, तो चलते हैं तो चीन को चलिए, मजमून भी हमारे निसाब में शामिल हो गए। बिलाशुबा। तो उसी दौर में
चुएन लाई के करीब करने में भुट्टो साहब ने किरदार अदा किया अमरीकियों को, हेनरी किसिंजर वगैरह को। खैर ये दोस्ती हमारी चलती रही। 62 में चीन की लड़ाई हुई इसी लद्दाख के बॉर्डर पे इंडिया के साथ। इंडिया ने उस वक़्त हमें इंडिया मुश्किल में था और चीन ने हमें पैगाम भेजा कि जनाब आप अपना मामला सेटल कर लें। सही है। लेकिन हमारे उस वक़्त के जो हुक्मरान थे वो अमेरिकी चाल में आ गए, जी। जनरल अयूब ख़ान, जैसे 99 में मियाँ नवाज शरीफ अमेरिकी चाल में आ गए ये कारगिल वाले इशू पे। तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि वो कभी भी दोस्ती नहीं निभाता, यार मार है, दोस्ती में वादा पूरा नहीं करता। उस वक़्त उन्होंने वादा किया, इस वादे पे अयूब ख़ान मान गए ना। चीन वाले तो कहते थे भाई कर लो अपना काम, वो अमरीकियों ने वादा किया कि जनाब आप बिल्कुल ना इस जंग में कूदें, हम आपका मसला सेटल करा देते हैं, यूएन में केस है, आपकी मदद करते हैं और कश्मीर का मसला सेटल हो जाएगा। लेकिन हम इंतज़ार ही करते रहे, सेटल नहीं हुआ। 71 में जो 7वां बहरी बेड़ा आना था अमरीकियों का पाकिस्तान की मदद के लिए, वो भी ना आ सका, रास्ते में कहीं रह गया। तो हम एक और वादे से मारे गए, हमारा आधा मुल्क हमसे अलग हो गया। चूँकि वहाँ रशिया इंडिया का हामी था और रशियन ने उनको सपोर्ट की, हमारा जो हामी था अमेरिका वो पता नहीं किधर सोया रहा, उसने हमारी हिमायत नहीं की। ऐसा ही है। तो ये तो हो गई इब्तदाई बातें ग्वादर के हवाले जी से। बिल्कुल। अब ये शुरुआत होती हैं, उसके बाद चीन अपनी तरक्की में लगा रहा। चीन ने जी 70 साल अपना बंद रखा, चीन ने किसी को नहीं आने जाने दिया, तरक्की करते रहे खामोशी से। सही। लोगों से राब्ता नहीं किया, मुल्कों से चीन के दरवाजे नहीं खोले। 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के साथ एक मुआहदा हुआ इक्तिसादी $25 करोड़ का। तो उसके बाद हमारा इक्तिसादी तावन जारी हो गया, एक तरह से मज़ीद बढ़ गया, तेज़ बढ़ हो गया। गया काम। फिर मई 2013 में पाकिस्तान के जो साबिक़ सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनके साथ चीनी क़यादत ने सी पैक की याददाश्त पे दस्तखत किए। यस, ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्रेडिट नून लीग भी लेने की कोशिश करती है, ये और लोग भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेडिट आसिफ अली ज़रदारी, क्रेडिट आसिफ अली ज़रदारी का है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा दौरे किए अपने इक़्तिदार में उन्होंने। मैं जी वो आपको डेट बता रहा हूँ, 22 मई 2013 बिल्कुल सही। आसिफ अली ज़रदारी ने मफाहमत पे दस्तखत किए, सी पैक के। सी पैक। तो ग्वादर के सिलसिले में काम का आगाज़ हो गया, मंसूबे शुरू हो गए। फिर एक इजलास हुआ जो नई हुकूमत आई नवाज शरीफ साहब की, तो उसमें 2015 में फिर कई मंसूबों पे दस्तखत हुए। ये मंसूबे चलते रहे। अच्छा, इसमें 4 तरह के मंसूबे थे। एक तो ग्वादर पोर्ट है, बन गई जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का और रेलवे का, वो बन गया। अच्छा, उसके बाद ये चीनी बता रहे थे पाकिस्तानियों को, उन्होंने कहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आपकी पोर्ट भी बन गई, अब आपको चाहिए कि आपके मुल्क में पावर की कमी है, एनर्जी की कमी है, बिजली की कमी है, तो हम आपको ऐसे मंसूबे लगा देते हैं कि सस्ती बिजली हो। अच्छा, फिर एक चीनी बोला, उसने कहा लेकिन ये पावर भी आ गई, सड़कें भी बन गई, रेलवे भी बन गई, पोर्ट भी बन गई, तो आपके नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत भी होगी। फिर उन्होंने कहा कि हम ये जो सड़कें बना रहे हैं इनके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल जोन बना देंगे, सही, ताकि आपके यहाँ सनतें लगें, हम भी लगाएंगे और लोग भी लगाएंगे।
तो आपके मुल्क में बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक हो गया। उन्होंने कहा ये जो फ्रेट है, ये जो गुड्स का किराया आप ट्रकों में ज़्यादा देते हैं, जब ये चीज़ें कराची से पेशावर जाएंगी बज़रिया रेल मालगाड़ी, ये हमारे बचपन में तो मालगाड़ी हम देखते थे, अभी तो नहीं, ख़त्म हो गई जब से ये ट्रांसपोर्ट माफिया रेलवे के वज़ीर बने बलौर साहब वगैरह। तो उन्होंने कहा इससे आपकी चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी। अब इन सब प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। अच्छा, पिछले साल डेढ़ से काम कुछ स्लो था। सही है। तो उसके बाद अपना ये आसम सलीम बाजवा साहब को बनाया गया अथॉरिटी का चेयरमैन। आसम सलीम बाजवा साहब जो हैं ये बड़े बासलाहियत आदमी हैं। जब ये ISPR के DG बने तो इन्होंने एक नया रंग उसको दिया सोशल मीडिया के हवाले से। बड़े एक्टिव और इनोवेटिव ये इनिशिएटिव लेना जानते हैं। फिर ये कोर कमांडर रहे उधर सदर्न कमांड में, तो बलूचिस्तान के हालात से ये बखूबी वाकिफ़। अब जब से वो चेयरमैन बने हैं इसके CPEC अथॉरिटी के, उन्होंने काम को तेज़ कर दिया है। यस, अब नज़र आ रहा है वो CPEC जिसका पिछले 18-20 महीनों में हम खामोशी से वो बैठ गया था लगता था। जब से इनके जिम्मेदारी में तेज़ी आई है, काम में भी तेज़ी आई, काम में तेज़ी आ गई। ऐसे ही अब उन्होंने पीछे आपको पता है कि वो कोहाला में एक हाइडल प्रोजेक्ट है, उसका इफ्तिताह, नीलम जेलम पे, अच्छा फिर आज़ाद पत्तन पे हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है। यस, इससे हमारी बिजली बहुत सस्ती होगी, कोई शक नहीं। अच्छा, फिर दियामिर बादशाह डैम बन रहा है, अच्छा मोमन डैम बन रहा है। इसी तरह KP में कई इलाके ऐसे हैं जहां हाइडल प्रोजेक्ट लग रहे हैं। सिर्फ यही काम नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में जो बंजर ज़मीनें हैं बहुत बेआबाद हैं, वहाँ पे पानी के ज़ख़ीरे कायम किए जा रहे हैं बहुत आला, ताकि उन ज़मीनों को ये चीन की मदद से हो ज़ेर काश्त लाया जाए। और चीनियों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में चूँकि हमारे जनूबी पंजाब में होती थी कपास, चीनी चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में भी कपास उगाएं। वेरी गुड। अच्छा, फिर ये जो सड़क का आपने जिक्र किया ML8 का जी, ये सड़क देखें, बलूचिस्तान की संगलाख ज़मीनों में शानदार सड़क बहुत से गरीब इलाकों को, पसमानदा इलाकों को मिला रही है। यही सड़क सखर, रत्तो डेरो और लाड़काना को इससे मिलाएगी। जी बिल्कुल सही है। तो इस CPEC से अली रज़ा अलवी साहब, सखर और लाड़काना गवादर से मिल जाएंगे, इस रोड के जरिए मिल जाएंगे। मिल जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, तो इसी फिर तरह गवादर और होशाब कराची 193 किलोमीटर का एरिया जो है वो, उसका भी इफ्तिताह हुआ था ऑलरेडी, पहले 2016 में हो चुका था, वो भी काम काफ़ी हद ये तक हमारे डेरा इस्माइल खान मियाँ वाली इस इलाकों में भी है। रत्तो डेरो से वो और खुजदार, अवारान, होशाब और तुरबत से होता हुआ ये जो बलूचिस्तान में दाखिल होगा मामला, तो फिर जनाब। अच्छा, इससे हुआ क्या है, ये जो पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछा है, इससे सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर एक हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको मसला ही नहीं, अब आप कराची जाना चाहें जाएं, कोयटा जाना चाहें जाएं, जिधर मर्ज़ी। और ये सड़कें अभी जो कंप्लीट नहीं है, जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो नक्शा और होगा। बिल्कुल सही है। अब इन सड़कों के किनारे रेस्टोरेंट भी बनेंगे, बिल्कुल सही है। रेस्ट एरियाज़ भी बनेंगे। अच्छा, फिर इन्हीं सड़कों के किनारों पे इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। दुरुस्त, बिल्कुल सही। पाकिस्तान जो है, ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये अहम क्यों है? अच्छा, चीन की ज़्यादा तवज्जो इस पे क्यों है? चीन के पास तो जिबूती भी है बंदरगाह, चीन के पास हैफा भी है, चीन के पास कोलंबो भी है, चीन के पास हरबन टोटा भी है, चीन के पास म्यांमार की बंदरगाह भी है, इसके अलावा भी बंदरगाहें हैं। लेकिन ग्वादर क्यों अहम है? ग्वादर इसलिए अहम है कि ग्वादर 5 अरब इंसानों का गेटवे है। अच्छा, ये बहीरा अरब के ऊपर है और खलीज फारस के मुंह पर है। ऐसे और ग्वादर जो है, ये बलोची ज़बान के 2 लफ्ज़ हैं, गवा दर। गवा का मतलब है हवा और दर का मतलब है दरवाज़ा, हवा का दरवाज़ा। हवा का दरवाज़ा। ये ताज़ा हवा का झोंका जो है ना, ग्वादर है। तरक्की की भी ताज़ा हवा का झोंका है और नई तहजीब की भी। अब हुआ ये है
कि ग्वादर में बहुत शानदार एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के जो दुश्मन हैं, इसमें इंडिया, इसराइल, अमेरिका और कुछ मुसलमान मुल्क, उनको ये वारा नहीं खाता कि ये इतनी बड़ी बंदरगाह पाकिस्तान में बन जाए, और पाकिस्तान, एक ऑयल रिफाइनरी भी वहाँ बन रही है ग्वादर में। सही है। तो इन मुल्कों ने साजिश भी की, सही है, अभी तक कर रहे हैं। जो इंडियन है अजीत कुमार दोवल, उन्होंने बड़ी मनसूबाबंदी की, बदअमनी की, फलां 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 बड़ी कोशिशें की, कभी उधर से, कभी सिंध से, कभी वज़ीरिस्तान से, कभी बलूचिस्तान से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दहशतगर्दों को शिकस्त हुई, पाकिस्तान तरक्की की इशारा पर है। और अब जैसा कि अभी पहले हमने बात की कि आसम सलीम बाजवा के आने के बाद काम तेज़ हो गया है। बिल्कुल सही है। तो ये काम तेज़ होगा। अभी वो मुझे किसी ने बताया कि ये एक प्रोजेक्ट में 8,000 नौकरियां भी आ गई हैं। ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है ये भी ख़त्म होगी, महंगाई भी ख़त्म होगी। लेकिन अगर रफ्तार ये रही काम की, अब चीन जो है उसकी तवज्जो, मैं जो कहता हूँ ना कि इस ग्वादर की तरफ क्यों है, चीन को लड़ने का कोई शौक़ नहीं, चीन लड़ना नहीं चाहता, चीन दुनिया को जोड़ना चाहता है। सही है। चीन के जितने इक़्तिसादी मंसूबे हैं, ये जो वन बेल्ट वन रोड, इसमें 5 बर्रे आज़मों के 100 से ज़्यादा मुल्क शामिल हो चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन ग्वादर सबसे अहम है, इसलिए कि ग्वादर गेटवे है, ग्वादर हवा का दरवाज़ा है, हवा का, तरक्की का दरवाज़ा है, तरक्की हवा का दरवाज़ा है, 5 अरब इंसानों का दरवाज़ा है। और ये मनसूबा मज़ीद क्या है और किस तरह शुरू हो रहा है, इब्तिदा में कैसे होगा और आगे ये कैसे जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बलूचिस्तान में जो तरक्याती काम शुरू हो गए हैं उस पर बात हो रही थी, M8 की बात हो रही थी। तो आपको बताते चलें कि M8 में ये 4 लेन पे मुश्तमिल मंसूबा है मज़हर बरलास साहब, और ये 892 किलोमीटर पे 892 किलोमीटर पे मुहित है। इब्तिदा में इस पे इसकी 2 लाइनें बनाई जाएंगी, 2 लेन पे होगा, और बाद में इसको 4 लेन का किया जाएगा, जो आसिम सलीम बाजवा साहब ने बताया है, और इसको मज़ीद आगे फैलाया जाएगा 4 लेन के बाद। फिर ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक मनसूबा, और ये दरियाए दश्त और मीरानी डैम के करीब से गुजरेगा। और वो आप वाली बात है कि कहाँ से लेके कहाँ तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेके ओ मुल्क के दूसरे किनारे तक एक मुल्क को जोड़ देगा। बिल्कुल। और इसका जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि चीन ये चाहता है कि सड़कों के ज़रिए यूरोप को एशिया से और अफ्रीका से मिला दिया जाए, और फिर समंदरों के ज़रिए मिलाया जाए। सही, दोनों पे काम हो रहा है। सही। ये जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट हैं, जितने भी चाइना के मंसूबे हैं, पाकिस्तान और चीन मिलकर इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंडियन फ़ौज आजकल बड़ी परेशान है, सही, और अमरीकी भी और इसराइली भी। वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का चीन के साथ कौन सा दफाई मादा कैसा है, कि चीन उधर कूद गया है, इधर पाकिस्तान अभी चुप है। तो ये अंदर की बात उन्हें समझ नहीं आ रही। अभी जो इंडियन शिकस्त हुई है उसका सारा मलबा उन्होंने अपने खुफिया अदारों पे डाल दिया है। इंडिया पे ख़ुसूसी तौर पे आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन एक आपको बताऊं, और हमारे नाज़रीन को, कि जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं उन्हें मालूम होगा कि हमने मज़हर बरलास साहब कुछ दिन पहले एक मामला उठाया था बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब जाम, और जनाब जाम बाकमाल, जनाब जाम कमाल जो हैं वो तैयारा ख़रीदने के लिए 2-2.5 अरब का तैयारा ख़रीद रहे थे। तो वो रेड जोन के GTV के इस प्रोग्राम रेड जोन के तवस्सुस से एक्सक्लूसिवली उठाए जाने वाले उस मामले के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी एयर एम्बुलेंस की ख़रीदारी जो है वो फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया है। अच्छा कि ये मुल्क के पैसे बच गए हैं। ठीक है, तो हमारा भी एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें मुल्क को, बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खेल ने समाअत के दौरान कहा कि सरकारी अस्पतालों की हालत
और ख़स्ता हाली इंतहाई तशवीशनाक है, जिसको बिल्कुल संजीदा नहीं लिया जा रहा। और सूबाई दारुल हुकूमत के अस्पतालों में असिस्टेंट कमिश्नर ऑक्सीजन प्रेशर की कमी की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि हुकूमत एयर एम्बुलेंस ख़रीदने जा रही है। अदालत आलिया ने सूबाई हुकूमत को ताहुक्म सानी एयर एम्बुलेंस की ख़रीदारी से फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया और साथ ही सिविल एविएशन को हुक्म दिया कि अगली समात पर हुकूमत बलूचिस्तान की मलकियत तीनों जहाज़ों के लाग बुक और गुज़िश्ता एक साल में इस पर सफ़र करने वाले मरीज़ों, मुसाफिरों और इस्तेमाल करने की सफरी वजूहात और मुकम्मल तफसीलात अदालत आलिया में तहरीरी तौर पर पेश करें। उसकी वजह यह है कि ये भी ख़बरें आई थीं, मुबैना तौर पर ये ख़बरें कोर्ट को बताई गई कि जाम कमाल साहब की अहलिया मोहतरमा के केक वगैरह ख़रीदने के लिए भी जहाज़ जो है कोयटा से कराची जाता है। तो अच्छा, ये सारी डिटेल्स वगैरह, क्योंकि बलूचिस्तान की बात हो रही थी तो मैंने ज़िमन में ये बात नहीं अच्छी बात है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में कई मरतबा ओहदों पर ऐसे गैर ज़िम्मेदार लोग आ जाते हैं हर डिपार्टमेंट में, जी हाँ, कि जिनके पास जहाज़ शाज होते हैं। तो वो आपने तो कहा ना वो केक शेक लाने जाता था जहाज़, पाकिस्तान में घरेलू तो ज़रूरियत की दुपट्टा रंगवाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही तो वसाइल, अपने मुल्की वसाइल को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मुल्की वसाइल जो हैं और ओहदे जो हैं वो अमानत होते हैं, जी सही, उनमें इस तरह की ख़यानत ज़ाती तौर पर ख़ास तौर पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मुझे सरदार अब्दुर्रब नश्तर याद आ जाते हैं कि वो एक दिन घर में लान में बैठे थे, तो उनके बच्चे को ड्राइवर छोड़ने जाने लगा, तो उन्होंने उस गाड़ी से बच्चे को उतार दिया था। उन्होंने कहा ये सरकारी गाड़ी है, ये गवर्नर साहब इसमें जाएंगे, बेटा आप नहीं। पर ये हुक्म जनाब जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खेल और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल बेंच ने दिया है जनाब, बहुत शुक्रिया। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब मजहर बरलास। इसका मतलब है ये हम समझते थे हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले जज टीवी देखते हैं, बलूचिस्तान वाले भी देखते हैं। भाई बलूचिस्तान के जज भी टीवी भी देखते हैं, या उन तक किसी ने पहुंचा दिया होगा, अगर उन्होंने खुद बराह रास्त हमारा शो नहीं देखा तो किसी ने उनको उन तक हमारा वो क्लिप भेज दिया होगा कि जनाब ये मामला है, इन लोगों ने इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान के उन लोगों को जो महरूम हैं और जिनको पसमानदगी में रखा गया है, सरदारों ने जानबूझ के रखा है, तो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो जनाब इस पर एक्शन है, बारा शुक्रिया। सरकार गर्मी, अब बलूचिस्तान की बात होगी, अब थोड़ी सी सिंध की बात भी हो जाए और सिंध के दारुल हुकूमत की बात हो जाए। जनाब कैपिटल जो है, इकोनॉमिकल कैपिटल, बिजनेस हब कराची, 4 बूंदें पड़ जाएं, अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा, अब मानसून की बारिश हुई, गर्मी से मरे हुए थे वो जनाब, बिजली की अल्हम्दुलिल्लाह 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग से सताए उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह किया, और उसके बाद फिर जनाब बारिश की जो सूरत हाल है, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो मानसून की बारिश होती है ना, इसका मज़ा या लुत्फ़ जो है वो बहुत थोड़ा अरसा होता है। वही जो खाली बादल हों और हवा चल रही हो तो आप इंजॉय करते हैं, ऐसे ही जो ही बारिश हो जाती है तो हब्स हो जाता है और फिर पता चलता है कि भाई मौसम बड़ा सख्त है। अब कराची की आपने बात की है, देखिए कराची में 2 ताकतों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कराची के मसाइल की वो दोनों ज़िम्मेदार हैं। एक तो कराची की शहरी हुकूमत है जो MQM पे मुश्तमिल है, और दूसरी सिंध की सूबाई हुकूमत है जिनका सूबाई दारुल खिलाफा है। तो जैसे आपने कहा कि 2 बूंदे पड़ें और सैलाब आ जाता है, जी हाँ, तो कराची में आज यही सूरत उबल पड़ता है। अब ये है कि जब ये हमारे सियासतदान बातें तो बड़ी करते हैं, हुकूमतों में बैठे हुए लोग काम ये करते नहीं। बिल्कुल। अब आपके पास सबसे बड़ा शहर है और माशी हब है इस मुल्क का, रोशनियों का शहर था, तो आप आज वहाँ इतना इतना पानी खड़ा था जैसे कोई दरियाई इलाके में है। ठीक है, जो हम जैसे लोग जो बेचारे सैलाब देखते हैं, दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग, जी हाँ, ठीक है, तो कराची वो दरियाई मंजर पेश कर रहा था। अब दूसरा जो जुल्म कराची के साथ हो रहा है वो और भी ख़तरनाक है। एक ये बारिशों का पानी खड़ा हो जाना, निकास का ज़रिए कोई नहीं है। अच्छा, सिंध के अंदरूनी जो शहर है उसमें भी यही सूरत हाल है, वहाँ निकासी आपका सिस्टम ही नहीं बनाए हुए, तो ये बड़ी बुरी सूरत हाल है। अब दूसरी जो बात है वो ये है
कि कराची में तो बिजली के झटके भी लग रहे हैं, इसलिए कि बिजली आती नहीं, लोड शेडिंग कभी आती नहीं। लोड शेडिंग देखिए, ये जो पाकिस्तान में एक बड़ा जुल्म हुआ जब से अली रज़ा अलवी साहब इन्होंने सेंट्रलाइज ख़त्म करके वापडा को ये डिस्कोज बना दिए ना, ये पेपको तो मैपको तो लेस्को, तो ठीक है, को तो ये सारे को। मैंने वो किसी बिजली के वज़ीर से साबिक से पूछा तो उसने कहा जी ये हमारे डिस्कोज है अलग, तो मुझे तो डिस्को डांस ही याद आ गया इससे, ठीक है, कि ये करते कराते कुछ नहीं। अब कराची इतना बड़ा शहर है और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं वो अमरीकी स्टोरी की अभी तरदीद नहीं की उन्होंने, नहीं अभी नहीं की कि उन्होंने राह के कहने पे किसी कंपनी को उसका ठेका दे न दिया, तरदीद की है ना अखबार को चैलेंज किया है। अब उसकी हालत ये है कि कराची में बिजली नहीं आती। और ये जो कैप्को साहबा है, हाँ, ये क्या फरमाती हैं, ये फरमा रही हैं कि हम उन इलाकों में बिजली ज़्यादा बंद कर रहे हैं जहाँ बिजली चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा भाई, एक बंदा अगर कर रहा है या 2 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं तो बाकी 100 जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? और ये कौन सी लॉजिक है और ये कौन सी जस्टिफिकेशन है लोड शेडिंग की? चोरी रोकना तो आपका आप काम रोके, है। बिल्कुल लाइन लाइसेंस को रोके आप, आपका काम है। और ये सही बात आपने की कि भाई 100 बंदा शराफत से बिल दे रहा है, शरीफ आदमी अगर है, 10 20 50 को चोरी कर रहे हैं तो उसकी सजा सबको। हाँ, 10-20 की चोरी की सजा तो सबको नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि आपके पास तो सारा निज़ाम है, आप 10-20 की चोरी रोकें। अगर आप चोरी नहीं रोक पाते तो इसका मतलब है आप नाअहल हैं, फिर चोरों के साथ मिले हुए हैं, या चोरों के साथ मिले हुए हैं। यहाँ कोई पंजाबी का एक मकूला भी है, हाँ वो ठीक है, तो वो कोई इस तरह का कोई चक्कर फिर लगता है। आज भाई तो कराची पर रहम करें हमारे हुक्मरान, ख़ास तौर पर मैं पीपल्स पार्टी से कहता हूँ कि आपके पास सूबाई हुकूमत है और MQM से भी कि आपके पास शहरी हुकूमत है, वो मिल जुल कर शहर सीधा कर लो, ये सियासी इख्तलाफ रहने दो बाबा। ऐसा ही है, ये बाद में निपटा लीजिएगा, कोई लोगों का भी सोच ले। और जब ये गटर उबलते हैं तो फिर वो कराची की जो सूरत हाल है, उस उबलती हुई उस गलाजत में बहुत सारी गलीज सियासत का मंजर पेश करती है जो बड़ी तकलीफ दे। अब ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे, ऐसे मसला हल नहीं करना। अच्छा प्रहलाद साहब, आज वो रिपोर्ट आई है एक उज़ैर बलोच और बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट शरीफ, रिपोर्टें तो पूरी नहीं आई। चलो इतने अरसे से एक दबाई हुई बात थी, कुछ तो बैलून में पंच हुआ गुब्बारे अच्छा, में, जो कुछ जिस तो तरह निकला। आपने बात की ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट की, ये रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के कहने पे आ रही है बाहर, जाहिर है, और इसमें जो JIT की असल रिपोर्ट है वो तो सामने नहीं आई। इसमें अली रज़ा अलवी साहब बड़ा लतीफ़ा हुआ रिपोर्टों के मामले में, उज़ैर बलोच वाली के। पहले रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें IB का नुमाइंदा भी है, उसमें फ़लाँ पुलिस का भी है, ISI का भी है, MI का भी, फ़लाँ का भी, ये 5-6 एजेंसियाँ जो हैं। ऐसे ही तो पहली रिपोर्ट जब तैयार हुई तो उसमें सिंध के नामी ग्रामी सियासतदानों के नाम थे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने कहा हम नहीं साइन करते, पुलिस वाला डंडी मार गया। फिर इन्होंने कहा जी अच्छा हम और रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें भी चंद सियासतदानों के नाम आ गए, उस पे भी साइन नहीं हुए, पुलिस ने नहीं किए। अब जो तीसरी रिपोर्ट थी तो उस पे इशू ये हुआ कि वो कहने लगे जी पीपल्स पार्टी की क़यादत का किसी का नाम ना आए तो हम साइन कर देते हैं। ये जैसी भी रिपोर्ट है ये बाहर आ गई। अब इशू तो ये है कि वो असल रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं पड़ी तो है, कहीं ना कहीं पड़ी, और वो सामने तो आ जाएगी, आनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो एक तो ये रिपोर्टों के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितनी जो है सच है वो सामने आ जाए। सही है। अब उसके सच के लिए तो जो हल्फिया बयान दिया हुआ है उज़ैर बलोच ने वही काफ़ी है। जी जी, यही उसने हल्फिया बयान में नाम लिए हुए हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ बंदे को पैसे देता था, फ़लाँ फ़लाँ बंदे के कहने पे कत्ल करता था, फ़लाँ फ़लाँ ये करता था। सर जी, एक बंदा मरने का भी हिसाब जो होना है वो तो होना है। 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़ अरशद पप्पू समेत। हाँ, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में भी ऐसे बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पे लोगों को जिस तरह भी कत्ल कराया या किया,
फिर नहीं जनाब जी, के बत्ता जनाब मांगते के हैं। कहने पे SHO तब्दील होते थे। हाँ। क्या वो जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, अंडरवर्ल्ड डॉन के किस्से जो सुनते हैं, वो वही। लियारी में लोगों ने अपनी आंखों से देखे और भुगते, ऐसे ही, ऐसे ही। और उसका नतीजा ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कोई रेंजर्स वालों ने और कोई हमारे सलामती के इदारों ने कोई हाथ डाला और कोई थोड़ा सा अमन और सुकून करवा दिया। 2 इलेक्शन तो पक्के पक्के हुए ही उनके ना, और आखिरकार जब ये गए तो फिर पीपल्स पार्टी का आपने जो नाम लिया, पीपल्स पार्टी के हाथों से लियारी भी गई। हाँ, मैं वो नबील गबोल साहब की कोई पुरानी वीडियो देख रहा था। 2013 के इलेक्शन की वो बात कर रहे थे, वो शर्मिला फारूकी से, जी जी। कि जी उधर तो PTI जीत चुकी थी, रात को आपने ठप्पे लगाए और वो MPA वहाँ से बनाया। वो अनेर उसने कहा है, अब वो पीपल्स पार्टी में। वैसे चलें, ये चीज़ें हैं जो हम मूवीज़ में देखते हैं कि इलेक्शंस पे कैसे अंडरवर्ल्ड डॉन असरअंदाज होते हैं, वो हमने यहाँ अपनी आंखों से देखा भी और लिखे हुए कागज़ों में भी सामने आ गया। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले सूरत हाल पे बात हो रही थी बलूचिस्तान के, सिंध के, लेकिन अब इंडिया, खालिस्तान तहरीक और सिखों ने तबले जंग बजा दी है। बड़े इंतज़ार के बाद 4 जुलाई से मैदान अमल में आ गए हैं और उन्होंने रेफरेंडम का ऐलान कर दिया है और बिल्कुल खुले डुले अल्फाज में कहा है, भाई पंजाब पहले कभी भारत का था, ना है और ना आइंदा होने देंगे। क्या कहा बताते हैं आपको उन्हीं की ज़बानी। 4 जुलाई 2020 the day which we have been waiting since 2014 ਅਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਯਾਦ ਕਰੋ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਬੀਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੰਗ 2020 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। जी मजर बरलासा, पंजाब ते सिख एक नहीं हो सकता ते जंग 2020 शुरू हो गई। अच्छा जी, ये बड़ी एक फिर शुरू तो कम गल करनी पैनी है। जी जी बिल्कुल। 47 तो पहला जी गुजारिश ये है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त जब तहरीक ज़ोरों पर थी तो हिंदुओं ने एक साजिश के ज़रिए, चिकवाल का एक हिंदू था मास्टर तारा सिंह, सिंह उसके साथ लग गया और वो जाली सिख उन्होंने बना दिया। हिंदुओं ने अभी तक साजिशें करते हैं, साजिशें तो उनको आपको पता ही है। तो कांग्रेस वालों ने पेश किया उसको कि ये लीडर है सिखों का, सिख भी उसके जिम्मेदार सारे पीछे लग गए। सही। अब हुआ क्या कि तारा सिंह मिल गया गांधी और नेहरू के साथ। वो हिंदू था, उसने अपनी साजिश करनी थी। कायद आज़म से जब सिखों के मुज़ाकरात हुए तो कायद आज़म ने कहा कि आप इस तरफ आ जाएं हमारी तरफ, आपको अलग मुल्क दे देंगे, आपको ख्याल भी आपका रखेंगे। लेकिन वो जो बात थी अलग मुल्क वाली, उन्होंने वादा किया, कायद आज़म तो दे रहे थे, तो वो वादे के चक्कर में सिख फंस गए। अब सिखों की वहाँ जो इब्तदाई लड़ाई है ना, वो शुरू होती है 51 में, 4 साल वो रहती है और सिख बड़े नाराज़ होते हैं कि इंडिया वालों ने कहा कि हिंदी जो है वो ज़बान होगी,
सिखों ने कहा नहीं जी, हमारी तो ज़ुबान पंजाबी, असी आप पंजाबी बोलने हैं। जी बिल्कुल सही। तो फिर उन्होंने कहा जी रस्मुल ख़त हिंदी होगा, सिख कहते हैं गुरमुखी होगा। गुरमुखी होगा। हालांकि उसमें फ़र्क थोड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये हमारी शनाख्त है। उस वक़्त कोई तहरीक चली, मार कुटाई हुई, फिर बुझ गई। फिर ये 60s में इन्होंने ये किया इंडियंस ने कि इन्होंने पंजाब पंजाब गाते थे सिख, उसकी ताकत को कम करने के लिए उसमें से 3 सूबे निकाले मुख्तलिफ। एक तो हरियाणा निकाला सही। पूरा सूबा, एक हिमाचल प्रदेश निकाला पूरा सूबा, पूरा सूबा बना दिया है जिसमें शिमला भी है। यस। अच्छा, फिर इधर कसूर से आगे ये फ़िरोज़पुर जो है, तो इधर वाला इलाका सारा राजस्थान को दे दिया, पंजाब का इलाका था। फिर को जो दिल्ली के नज़दीक था उसको दिल्ली सूबा अलग बना दिया गया। तो सिखों के साथ ये ज़्यादती हुई। वो बेचारे फिर 74 में उनके यहाँ एक तहरीक शुरू हुई और उसमें ये बात हुई कि हमें अपनी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, हमें पंजाबी और पंजाब को बचाना चाहिए। तो उसके बाद जो सिखों की लीडरशिप थी वो खालिस्तान के जो बानी थे, लीडर थे, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। वो भिंडरावाला साहब जो थे वो लोगों को कहते थे आप पंजाब में आबाद हों, जो सिख हैं। भिंडरावाला को पहले लाए तो कांग्रेस वाले थे आगे, जी हाँ। लेकिन फिर वो ज़्यादा लीडर बन गया, मशहूर हो गया। तो फिर जनाब 1984 में इंडियन फ़ौज ने हमला किया गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। यस। उसमें सिखों की इबादतगाह की बेहुरमती भी हुई, बहुत से सिख जान से भी गए। सही है। तो मगर सिख बदले के बड़े अजीब व गरीब लोग होते हैं, भूलते नहीं। आपने पता ना जनरल डायर को जाके किधर मारा था। यस। तो उन्होंने फिर उसी साल ये जून 84 में वाक़या था। 84 में वाक़या हुआ, तो अक्टूबर की आखिरी तारीख को इंदिरा गांधी को उड़ा दिया उसके 2 बॉडीगार्ड, और दोनों सिख थे, बेअंत सिंह वगैरह। अब ये है कि 4-5 महीनों में ही अपना बना लिया। सिख जो हैं वो बहादुर हैं, लड़ते हैं। इंडियन फ़ौज में 20% अफसरान जो हैं वो सिख हैं। वैसे तो आबादी उनकी, इंडिया की आबादी का तनासब निकाले तो वो 1.5% बनती है, 1.25%, यानी मुसलमान ज़्यादा हैं सिखों से वहाँ। सही है। अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि पंजाबी होनी चाहिए और पंजाब होना चाहिए, तो इसके पीछे ये सारी कहानी है कि किस तरह पंजाब को तकसीम किया गया। नफरत के वो बीज जो खुद इंडिया ने बोए मुख्तलिफ औकात में अपनी तअस्सुब की बुनियाद पे। अब ये शख्स जो हैं ये टेक्सास में होते हैं, ये जिनका वीडियो आपने दिखाया अमेरिका में, जी। ये लोग क्यों बाहर गए, ये भी एक सवाल है। जब 1984 के बाद 10 साल तक, 1994 तक सिखों के नौजवानों पर मौत कहर बन के टूटती रही, एजेंसियां उठाती थी, बंदे मार देती थी। तो बहुत से सिख, 10 लाख सिख मारा गया नौजवान इन 10 सालों में। तो जो खाते पीते घरानों के थे या कोई अफोर्ड कर सकते थे या उधार सुधार चल गया, वो बेचारे बाहर निकल गए। उन्होंने कोई इंग्लैंड में चला गया, कोई अमेरिका, कोई कनाडा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। अब वहाँ जाके भी वो चैन नहीं आता। अब जिनके बाप मरे थे 84 में, वो बच्चे अब जवान हैं, जवान, बिल्कुल 30 सालों के हैं, 35 सालों के हैं, 40 सालों के हैं। अब वो कहते हैं कि हम तो बदला लेंगे, और उसी बदले का ये जो ये सिलसिला। अच्छा ये चले, सिलसिला बल्ला है। साहब आपने बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने पोर्टल दिया है रशियंस ने इनको, हाँ रशियन, जिस पे ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछने लगा था
ये आपने पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई, बड़ी अच्छी बात है। नई नस्ल को पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता, जो अभी हमारे जो बच्चे जवान हो रहे हैं उनको पता होना चाहिए। अभी आगे की बात ये है कि ये इन्होंने जो अभी 4 जुलाई से ये ऐलान कर दिया, शुरू हो गई रजिस्ट्रेशन, आपकी अमीर नज़र जो दानिशवराना राय है वो इस हवाले से क्या है कि ये किस हद तक कितना कामयाब होंगे? तहरीकें तो उन्होंने पहले भी चलाने की कोशिश की जो नहीं कामयाब हो सकी, अब कितनी कामयाबी के इम्कान हैं? देखिए, अब ये इनको एक फ़ायदा ये होगा, जब ये रेफरेंडम रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो सिखों की जो तंजीम है खालिस्तान, 2 मिनट है हमारे पास। हाँ, उसको पता ये चल जाएगा कि इतने बंदे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं या इतने बंदे एक्टिव हैं। बहुत से सिख इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करेंगे। हाँ जी, और उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर आपको रेफरेंडम में हमारे साथ नहीं आना चाहते तो हम मुखालफत में भी वोट दे सकते हैं। कहते हैं हम आज़ादी के इजहार पे यकीन रखते हैं कि आप ये वो भी इसीलिए कहा है ना कि बहुत से देखें, बहुत से सिख इंडिया में सरकारी मुलाजमतें करते हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, दूसरे महकमों में हैं, लेकिन इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि खालिस्तान की तहरीक कितनी पॉपुलर है, उसके मुताबिक ये नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। और हो सकता है कि इनका रेफरेंडम बहुत कामयाब हो तो ये यूएन से रिक्वेस्ट करें, किसी और से करें। एक कोशिश हो रही है कि खालिस्तान की क़यादत की मुलाकात चीनी सदर शीपिंग से हो जाए। अच्छा, हाँ, ये भी काम चल रहा है। अब इंडिया के लिए एक और मसला बन गया है, ये सिखों का तो मसला बना ही हुआ है। नागालैंड वाले जाग गए हैं जी फिर से, नागाज ने सर उठा लिया है और वो इंडियन फौज के काबू नहीं आ रहे। सही, तो इंडिया की परेशानियां बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल सही है जी। अजहर बरलास साहब का कहना है कि भारत की परेशानियां जो है मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, और जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें हम भी खुद भी देख रहे हैं कि भारत की परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।